सो आई होप कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन 45 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 64 तक ट्राई किया होगा। सो अभी हम लोग ये क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट्स काइंडली डू लेट मी नो। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 45 में किसी को डाउट है? क्वेश्चन नंबर 46। इसमें बोल रहे हैं द नंबर ऑफ एम एक्स एंगल्स। ठीक है, कितना आ रहा था आपका? हाँ वही, सभी कितने एंगल होंगे वही पूछ रहे हैं। 4? नहीं, 4 तो नहीं होगा, ज्यादा होगा 4 से। आप देखो, आप जो समझ रहे हो वो बिल्कुल सही समझ रहे हो, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये पूरा ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। सो वी हैड mx4 एज अ टेट्राहेड्रल। सो टेट्राहेड्रल पहले बना लेते हैं। m x x x और एक और x। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है आपका। ठीक, तो इसमें पूछ रहे हैं कि द नंबर ऑफ एक्स एम एक्स एंगल्स, तो कितने सारे एंगल्स होंगे वो इसमें बता रहे हैं। तो हमारे पास 4 एंगल, जैसे आपने बोला, तो 4 एंगल तो दिखते ही हैं बहुत आसानी से, 1 2 3 और 4। ठीक है, 180 डिग्री पे नहीं है, दिस इज समथिंग डिफरेंट, दिस इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, तो थ्री डायमेंशन में आ गए हम लोग। 2D में ड्रॉ कर रहे हैं हालांकि, लेकिन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ना, बोलो, है कि नहीं? और सारे एंगल जो है आपके वो 109 डिग्री हो जाएंगे, राइट। तो ये आपके 4 एंगल हो गए। एक एंगल हो गया आपका ये वाला, जो आप कह रहे थे कि एक एम एक्स एम, ये वाला, ये भी तो 109 डिग्री होगा, है कि नहीं? और एक ये वाला भी तो होगा, कौन सा, ये वाला, राइट। तो टोटल आपके कितना आ गए, 4 प्लस 2 6 एंगल्स आएंगे एम एक्स 4 में। ठीक है, समझ में आया? तो देखो कितने नंबर ऑफ एंगल्स हम लोग काउंट कर रहे थे बस, तो 6 एंगल्स हैं यहाँ ड्रॉ किया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट कलर से। पिंक वाला कलर देखो, 4 एंगल्स दिख रहे हैं, एक ग्रीन है और एक ब्लैक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 48, इसमें तो आई थिंक कोई डाउट नहीं आया होगा, बिकॉज लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर देखा था, राइट। वहां से आप जो है वो देख सकते हो। इन वी हैव हाउ मेनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 50। ओके, तो 50 में देख रहे हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स बी एफ बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टेस्ट। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड का होगा। दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड bf4 माइनस में। ठीक है, इसमें भी जो बोरॉन है उसका, उसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है NH3 से, जहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर इज बीइंग डोनेटेड टू द वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ द बोरॉन।
राइट। यहाँ BF3 बॉन्ड बन रहा है जिसमें बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2, और बी ऑप्शन में जो बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp3। ठीक है, क्योंकि उसने एक और बॉन्ड बना लिया है, 3 बॉन्ड फ्लोरीन के साथ है और एक बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ है, तो टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड्स है। तो इससे आपका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो sp3 आएगा। सिमिलरली डी में देखोगे तो बोरॉन ने ऐसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है विद नाइट्रोजन, वेयर नाइट्रोजन का लोन पेयर इज बीइंग डोनेटेड टू द वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ द बोरॉन, और यहाँ पे भी अगर आप बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो दैट विल बी sp3। Right. So in option A, B, and D, we don't have any vacant orbital because their hybridization is sp3 in all of them. इसका भी sp3 है, इसका भी sp3 है, और इसका भी sp3 है। लेकिन ऑप्शन C में आपका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। दैट मीन्स कि बोरॉन विल हैव अ वेकेंट ऑर्बिटल, और वेकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से फ्लोरीन से वो लोन पेयर जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है बाय बैक बॉन्डिंग। ठीक है, तो बैक बॉन्डिंग जब होती है, राइट, तो हमने कंडीशंस लिखा था बैक बॉन्डिंग का। देयर वाज टू इफेक्ट्स ऑफ द बैक बॉन्डिंग। द फर्स्ट इफेक्ट वाज द बॉन्ड ऑर्डर इज गोइंग टू इंक्रीज, व्हिच मींस द बॉन्ड लेंथ इज गोइंग टू डिक्रीज, एंड सेकंड इफेक्ट था हमारा कि बॉन्ड एंगल में इंक्रीज और रिमेन सेम। राइट, तो ये बैक बॉन्डिंग की वजह से इसमें सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट लेंथ होंगे, बाकी किसी में बैक बॉन्डिंग नहीं हो रहा है। समझ में आया तो बोलिए, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। 51 में डाउट है। ओके, ये किसका स्ट्रक्चर है? H2SnO6। हमने इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। क्या हो सकता है ये, बोलो। हाँ, ये बोल सकते हैं कि मैं पूछ रहा हूँ कि n की क्या वैल्यू हो सकती है, एंड व्हाट इज n? 4 हो सकता है, राइट। हमने इसके बारे में पढ़ा था विच इज H2S4O6। उसमें देखो कि S का बॉन्ड कितना है उस स्ट्रक्चर में। 3 है ना? तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए फिर? अगर n लिखता हूँ मैं, n-1 होना चाहिए ना, तो वही है। तो इट डिपेंड्स, राइट, कि आप अगर देखो कि 4 एटम आपके लगातार लगे हुए हैं अगर सीरीज में, ए ए ए, राइट, तो इनमें जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स होगा वो 3 होगा। right, तो ये वही बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास सीरीज में लगा हुआ है तो दैट द नंबर ऑफ बॉन्ड्स विल बी n-1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 देखो। 52 में कोई डाउट है तो बताओ। 53, 53 में डाउट है। ओके, 53 में है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द करेक्ट सेंट्रल एटम विल चेंज व्हेन। अच्छा, इसमें ये पूछा जा रहा है कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तब सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन किस में चेंज होने वाला है। ठीक है, तो जैसे नाइट्रोजन अगर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, NH3 का H+ के साथ बॉन्ड बनता है, तो अभी इस टाइम पे NH3 का जो बॉन्ड है वो देयर आर 3 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 लोन पेयर, सो द हाइब्रिडेशन ऑफ नाइट्रोजन इन NH3 इज sp3, राइट। जब ये NH4+ बनाएगा तो इसमें नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3, क्यों नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना लिया, अब एक लोन पेयर को डोनेट किया गया है हाइड्रोजन की तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, तो अभी भी तो वही है, अभी भी आपका जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, राइट, है ना? तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो है वो चेंज नहीं हुआ है, राइट। नेक्स्ट देखो, बी ऑप्शन में H3BO3, इसमें H3BO3 में बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? बताओ, एनीवन? sp2 है, sp3 नहीं। देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है H3BO3 का,
ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। तो इसमें अभी बोरॉन के बीच में अगर आप देखो तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है, राइट। तो अभी अगर बोरॉन कंबाइन करता है OH माइनस से तो ये BOH होल 4 माइनस बनाएगा, 4 माइनस, और इसके बाद जो हाइब्रिडाइजेशन बोरॉन का हो जाएगा वो दैट विल बी sp3, क्योंकि 4 बॉन्ड बने हैं ना, एक OH इधर लगा है, एक OH इधर, एक OH ये और एक OH, ठीक है। तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू बनेगा OH माइनस, राइट। तो ये बी ऑप्शन वाला हो जाएगा। बाकी सी ऑप्शन में देखो, जैसे NH3 बनता है NH2 माइनस, तो NH2 माइनस में 2 लोन पेयर होगा और 2 सिग्मा बॉन्ड होगा, राइट। फिर H2O में देखो, जैसे अगर H प्लस से कंबाइन होता है तो ऑक्सीजन के लोन पेयर से कंबाइन होगा, उसमें ऑक्सीजन का अभी H2O में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है विथ 2 लोन पेयर एंड 2 सिग्मा बॉन्ड्स, राइट। और उसमें अगर एक H प्लस आता है तो ऑक्सीजन के फिर 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे और एक लोन पेयर होगा, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन अभी भी sp3 है। तो इन ऑप्शन A, C एंड D द हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट गोइंग टू चेंज बिकॉज दैट इज कंटिन्यूटी में ये हाइब्रिडेशन जो है वही चल रहा है, sp3 है तो sp3 ही है। लेकिन बी ऑप्शन में जो है आपका sp2 से sp3 हो जाएगा, राइट। सो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 60। 60 में आई थिंक आपको टेट्रासाइनोमीथेन का स्ट्रक्चर नहीं आ रहा होगा। टेट्रासाइनोमीथेन इज CCN होल 4, ठीक है। तो टेट्रासाइनो मीथेन का स्ट्रक्चर आ जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड N, फिर इधर C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N और इधर C ट्रिपल बॉन्ड N। अब हो जाएगा, बोलो। नहीं, अच्छा ठीक है। तो इसमें भी आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड देख लो, और सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड में तो पता ही है। बेंजीन का भी स्ट्रक्चर पता है आपको, बेंजीन में 6 कार्बन्स लगे होंगे एक चेन में, और हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनेगा हर एक कार्बन का, जो कि उसको भी काउंट करना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि C6H6 है हमारे पास। फिर सिमिलरली आप ब्यूटा 1,3 डाइन या फिर 1,3 ब्यूटाडाइन का भी देख सकते हो इस हिसाब से। यहाँ पे 1,3 ब्यूटाडाइन का तो स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो सिग्मा बॉन्ड है, आपको कार्बन और हाइड्रोजन का भी काउंट करना है, सिर्फ कार्बन कार्बन का नहीं, ठीक है। उससे आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, 61 में डाउट है, ओके। 61 में हम लोगों ने एक बार ये एलियंस जब मैं पढ़ा रहा था आपको उस टाइम पे बताया था। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि द नोडल प्लेन ऑफ द पाई बॉन्ड ऑफ C2H4 इज लोकेटेड इन, कहाँ पे लोकेटेड है वो देखना है। तो अगर इसका आप मॉलिक्यूलर डायग्राम और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम अगर ड्रॉ कर पाओ तो ये हमें जो है वो समझ में आ जाएगा, राइट। तो मैं क्या करता हूँ कि कार्बन का बॉन्ड बनाते हैं एक तरीके से, ये that is going inside the plane and this is coming outside the plane. First of all we should know कि यहाँ पे आपके पास odd number of pi bonds है, right। एक ही pi bond है जो C2H4, तो ये मॉलिक्यूल प्लेनर मॉलिक्यूल होना चाहिए। तो सिग्मा बॉन्ड वाले में तो दिक्कत नहीं है, बाकी पाई बॉन्ड के बारे में पूछा है ना, तो पाई बॉन्ड का देख लेते हैं मॉलिक्यूलर डायग्राम और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना के। तो पाई बॉन्ड बनते हैं आपके साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ द p ऑर्बिटल से, ठीक है। तो साइडवेज ओवरलैपिंग अगर कराना है हमको, तो ये दिस शुड बी द p ऑर्बिटल शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस मॉलिक्यूल, राइट। क्योंकि अगर मॉलिक्यूलर प्लेन आपका परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन है, ठीक है, स्क्रीन के प्लेन के परपेंडिकुलर है हमारा मॉलिक्यूलर प्लेन, तो जो p ऑर्बिटल होगा वो p ऑर्बिटल हमारे स्क्रीन के प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा होगा, राइट। तो
अब अगर हम लोग यहां से देखें कि जब पाई बॉन्ड बनेगा तो पाई बॉन्ड बनने के लिए साइडवेज ओवरलैपिंग चाहिए ना, तो साइडवेज ओवरलैपिंग करा देते हैं इधर, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे। और जो पाई बॉन्ड बना है उसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे अगर आप इसका नोडल प्लेन देखोगे तो इसका नोडल प्लेन कहाँ दिख रहा है हमको, दैट इज इन द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल, राइट। अगर हम इस मॉलिक्यूल के प्लेन के अक्रॉस ही एक कट कर देते हैं वाया अ प्लेन, राइट, तो ये हमारे लिए क्या है, एक तरीके से पाई बॉन्ड का ये नोडल प्लेन है कि नहीं? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो। ठीक है, चलो मैं मानता हूँ मेरी ड्राइंग थोड़ी गंदी है, अगर आपको और अच्छी ड्राइंग चाहिए तो ओपन एनसीईआरटी में इसका डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, आप वहां से भी हेल्प ले सकते हैं। क्या बोल रहे हो? हाँ, नोडल प्लेन जो है आपके स्क्रीन का परपेंडिकुलर आ रहा है, तो स्क्रीन के परपेंडिकुलर प्लेन में हमारा मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल भी तो उसी प्लेन में है ना, तो हम लोग इसको जो है कह सकते हैं कि द नोडल प्लेन इज द मॉलिक्यूलर प्लेन, राइट। तो इसका ऑप्शन जो है आपका ए हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 64। ओके, वेरी गुड। तो हम लोगों का जो है ये कंप्लीट हो गया है। आंसर की भी था, यू कुड हैव आल्सो टेकन द हेल्प ऑफ आंसर की, वहां से आपको जो है वो पता चल जाएगा। सो लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या कर रहे थे, कोई बता सकता है क्या, क्या कहाँ तक हो गया था हम लोगों का? अच्छा, स्ट्रक्चर्स कर रहे थे, कहाँ तक हो गया था? B2H6। ओके, तो B2H6 में हम लोगों ने बनाना बॉन्ड के बारे में पढ़ा था, और लास्ट में हम लोगों ने ये एनालाइज किया था कि जो ब्रिज बॉन्ड है हमारा, ब्रिज बॉन्ड मतलब बोरॉन का जो बॉन्ड है, बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन, ये हम इसको ब्रिज बॉन्ड भी बोल सकते हैं, या फिर इसको बनाना बॉन्ड भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो इन बॉन्ड्स में हम लोगों ने ये देखा था प्रीवियस क्लास में कि दे आर मेड अप ऑफ 3 centers and 2 electrons, राइट। और एक चीज और देखा था हम लोगों ने कि अगर ऐसा हो रहा है तो इट मीन्स कि मोमेंटरीली octet of boron is being completed,
ठीक है, तो एक तरीके से ये जुगाड़ ही है, मतलब इस मॉलिक्यूल को एग्जिस्ट करने के लिए एक तरीके से जुगाड़ लगाया जा रहा है। और जुगाड़ ये लगाया जा रहा है कि किसी तरीके से वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट, बोरॉन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर पाए। नॉर्मली BH3 में अगर एग्जिस्ट करता तो वो ऑक्टेट उस टाइम में कंप्लीट नहीं होता, दे हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स इन BH3, बोरॉन के अगर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स में देखोगे तो। लेकिन यहाँ पे कभी ना कभी किसी ना किसी मोमेंट पे एक बोरॉन का जो है आपका ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है, राइट। और इफ वी एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ बोरॉन, राइट, तो ये शेप कैसा शेप का लग रहा है बोरॉन आपको देखने से? हम्म, अच्छा ठीक है, इतना नहीं मालूम चल रहा है, तो ये बताइए कि बोरॉन के कितने बॉन्ड्स दिख रहे हैं? हाउ मेनी बॉन्ड्स आर बीइंग फॉर्म्ड बाय बोरॉन? 4 ना, तो बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? बोलो बोलो, सही बोलो। sp3, राइट, sp3 होना चाहिए, बिल्कुल। तो बोरॉन का जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp3। ठीक है, और ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है इसकी, बोरॉन का अगर आप एक एक ज्योमेट्री देखो तो दो बॉन्ड, दे आर one bond is outside the plane, one bond is inside the plane, and there are two bonds which is in the plane. तो नॉर्मली हम लोग CH4 का भी स्ट्रक्चर ऐसे ही ड्रॉ करते हैं कि दो बॉन्ड दैट इज एग्जिस्टिंग इन द प्लेन एंड वन बॉन्ड इज आउटसाइड द प्लेन एंड वन बॉन्ड इज द इनसाइड इन द प्लेन। सो ये जो बीच में हम लोगों ने बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन का बॉन्ड बनाया है, दिस इज एज आई सेड इज आल्सो कॉल्ड एज ब्रिज बॉन्ड। ठीक है, ये जो बॉन्ड है इसके बारे में बोल रहे हैं, ये वाला बॉन्ड, दिस इज ब्रिज बॉन्ड। और इन बॉन्ड्स को जो 4 एक्स्ट्रा एडिशनल बॉन्ड दिख रहे हैं हमें, एडिशनल क्या है मतलब आउटसाइड द प्लेन जो दिख रहे हैं, दे आर टर्मिनल बॉन्ड। ठीक है, एक तरीके से। सो which if I ask you one question that which bond, bridge bond or terminal bond is electron deficient, तो आपका क्या आंसर होना चाहिए? बिल्कुल ब्रिज बॉन्ड ना, क्योंकि ब्रिज बॉन्ड में दो बॉन्ड्स दिख रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन भी दो ही हैं, राइट। तो इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बॉन्ड्स, ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ब्रिज बॉन्ड, ब्रिज बॉन्ड्स इज नहीं होना चाहिए, आर होना चाहिए, कत्ल नहीं करना चाहिए अंग्रेजी का। ठीक है, सो ब्रिज बॉन्ड्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड्स। ओके, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है दैट मींस कि देयर आर टू इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर इज टू इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर आर थ्री सेंटर्स, राइट। सो दैट्स व्हाई इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो अभी भी ये जो है वो BH3 की तरह ही काम करेगा। सो इफ वी वांट टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, मान लो कि जैसे NH3 आया, तो NH3 अगर आता है तो ये डोनेशन किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल डोनेशन उसका होगा जो कि एक्सटर्नल बॉन्ड्स है, जाकि जो कि टर्मिनल बॉन्ड्स है। फॉर एग्जांपल जैसे कहीं कहीं ऐसा देखा गया है कि अगर आप B2H6 का रिएक्शन करवाओ विथ CH3Cl, ठीक है, तो ये CH3Cl से बनाता है CH3 और एक CH3 था। Yeah, this is a reported reaction, or we require 4 moles of CH3Cl for this purpose, right?
सो ये देखा गया कि जो बॉन्ड डिस्टेंस है या बॉन्ड लेंथ है ऑफ या बॉन्ड लेंथ ऑर्डर बोले तो बॉन्ड लेंथ ऑर्डर में ना आपका जो ब्रिज बॉन्ड है वो लंबा होता है. ब्रिज बॉन्ड इज हैज ग्रेटर बॉन्ड लेंथ देन टर्मिनल बॉन्ड. ठीक है, वही रीजन वही है कि आपका ये जो ब्रिज बॉन्ड है दैट इज बीइंग मेड बाय 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, और जो आपका टर्मिनल बॉन्ड है दैट इज बीइंग मेड बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 सेंटर, राइट. और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा तो बॉन्ड ऑर्डर भी ज्यादा होना चाहिए, राइट. जैसे अगर हम मान लो सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं, सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2. डबल बॉन्ड की बात करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4, राइट. तो एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस इन द बॉन्ड the distance is going to be less या फिर the bond order is going to increase, right. और इस वाले रिएक्शन से जो हमने रिएक्शन अभी देखा, ये वाले रिएक्शन से, इस वाले रिएक्शन से क्या कंक्लूजन निकलता है? इस वाले रिएक्शन से कंक्लूजन निकलता है कि the bond energy of BHB, मतलब तो जो ब्रिज बॉन्ड है वो, ठीक है, इज ग्रेटर देन BH बॉन्ड. ठीक है. और जब मैं ऊपर वाले में जब आपको मैंने बताया कि ब्रिज बॉन्ड है, तो ये ब्रिज बॉन्ड हम किसकी बात कर रहे हैं? ब्रिज बॉन्ड ऑफ बोरॉन एंड हाइड्रोजन की. और टर्मिनल बॉन्ड की बात कर रहे हैं बोरॉन और हाइड्रोजन की, है ना. मतलब कि ये आपका बॉन्ड लेंथ x और ये वाला जो बॉन्ड लेंथ है वो, अच्छा इधर नहीं लिखते हैं, ये BH B2S6 थोड़ी है, पीछे वाले में लिखते हैं. हाँ, ये जो आपका बॉन्ड लेंथ है x, आ जाओ, और ये जो आपका बॉन्ड लेंथ है y, ठीक है. तो यहां पे जो हमने ये लाइन लिखा है ना, ये इसी की बात कर रहा है कि x इज ग्रेटर देन y. इसका ये मतलब है, ठीक है. ये मैं डिफरेंशिएशन आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जो नीचे बॉन्ड एनर्जी लिखा है इसमें ये वाला बॉन्ड एनर्जी है BHB. BHB का मतलब है कि यहाँ पे 2x बॉन्ड्स हैं, है कि नहीं? एक ये वाला बॉन्ड और एक ये वाला बॉन्ड, 2 बॉन्ड्स हैं, ठीक है. तो इसीलिए इसका जो बॉन्ड एनर्जी है वो ज्यादा है, क्योंकि बाद में जाकर के ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कि सर ब्रिज बॉन्ड तो लंबा था और टर्मिनल बॉन्ड तो छोटा था, तो बड़ा जो बॉन्ड बड़ा होता है उसका बॉन्ड एनर्जी कम होना चाहिए, राइट. उसका तो यहाँ पे नीचे आपने लिखा है कि बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, लेकिन मैं जब बॉन्ड एनर्जी की बात कर रहा हूँ तो मैं 2x की बात कर रहा हूँ एंड दिस इज y, राइट. और जब मैं बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूँ तो मैं x की बात कर रहा हूँ और y की बात कर रहा हूँ, ठीक है. तो इसीलिए ये जो बॉन्ड एनर्जी है ये आपका इस तरीके से लाई करता है, क्योंकि वो क्लियर है. एक रिएक्शन में आप देख लो, जो ब्रिज बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं हुआ है, जो टर्मिनल बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है, राइट. तो इसका तो यही मतलब है कि जो ब्रिज बॉन्ड वाला है बॉन्ड्स वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, राइट. तो इसी तरीके से और भी कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें थोड़ा या तो ये बोलिए कि इलेक्ट्रॉन एक्सेस है या तो ये बोलिए कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है. तो आपका B2H6 इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ओवरऑल. नेक्स्ट स्ट्रक्चर जैसे हम लोग देख रहे हैं BeH2 का, विच इज बेरिलियम हाइड्राइड, ठीक है. तो बेरिलियम हाइड्राइड का तो नॉर्मली वही होता है कि बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन्स अगर आप देखो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, तो दैट इज हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, तो दैट इज 1s2 2s2, राइट. तो उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स में 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए जाएंगे हाइड्रोजन के साथ. तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देख सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं कि द हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 या sp, सॉरी नॉट sp2, sp, फिर द शेप इज लीनियर
या ज्योमेट्री इज ऑल्सो लीनियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। और BH2 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा ना। कितने इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में? 4 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, ठीक है। तो ये क्या होता है ना कि जब हाई टेम्परेचर होता है तो फिर BH2 में एग्जिस्ट करता है। जब टेम्परेचर थोड़ा कम होगा जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस या 80 डिग्री सेल्सियस में, तो ये जो है पॉलीमर्स या फिर डाइमर्स बना करके रखता है, ठीक है। तो ये एक डाइमर। अब अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये डाइमर ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होकर के मोनोमर्स में आ जाएगा। डाइमर क्या होता है? डाई मतलब 2, मर मतलब पार्ट्स, ठीक है। तो देयर आर 2 पार्ट्स, तो हेंस डाइमर। मोनोमर का मतलब मोनो मीन्स 1 और मर मीन्स पार्ट्स, तो सिंगल पार्ट अगर है तो जैसे BH2 इज मोनोमर, BH2 या B2H4 इज डाइमर, राइट। सिमिलरली BH3 जो था वो आपका मोनोमर था और B2H6 जो था वो आपका डाइमर था, राइट। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? वैलेंस शेल में तो 4 इलेक्ट्रॉन होगा ना। BH4 H2 की बात कर रहा हूँ, 1 2 3 4, जब बॉन्ड बन गया तब, ठीक है, एटम में नहीं। तो ये सारे जो स्टेट्स हैं इसके, ये गैसेस स्टेट में मिलते हैं नॉर्मली, BH2 और B2H4 ये भी गैसेस स्टेट में मिलेगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर में भी वैसे ही है जैसे B2H6 के स्ट्रक्चर में हुआ था, इसमें भी वही होगा कि बेरिलियम के 2 बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बेरिलियम, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो यहाँ पे भी ना जो बनाना बॉन्ड जैसा हो रहा था, सारा कार्यक्रम वैसे ही होगा जैसे बनाना बॉन्ड में हुआ था, राइट। कि मोमेंटरीली आपके पास जो है वो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 2 और 3 4, राइट। लेकिन कभी कभी क्या होगा ना कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी आएंगे या फिर यहाँ पे ट्रांसफर किए जा सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज जो है वो ट्रांसफर किया जा सकता है। इसका एक और स्ट्रक्चर भी ऐसा करके बना सकते हो, और नॉर्मली तो आप B2H6 का भी ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते थे, लेकिन चलो देखो दूसरा स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा। एक स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे देख रहे हैं कि BH2 है, BH2 जस्ट गिव मी वन सेकंड। हाँ तो BH2 से तो BH4 का कैसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं? बेरिलियम, हाइड्रोजन, काफी छोटा बॉन्ड बन गया यार, थोड़ा लंबा चाहिए। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे बेरिलियम, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, राइट। तो बेरिलियम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बेरिलियम और हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक्चुअली में वही इलेक्ट्रॉन्स ना ट्रांसफर किए जाते हैं, ठीक है। और ये एक तरीके से मोमेंटरीली ट्रांसफर किए जाते हैं, एक मोमेंट पे, ऐसा नहीं है कि हमेशा वही रख लेगा, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। और ऐसे करते करते हम लोग पॉलीमर भी बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो पॉलीमर भी बनता है BH2 का, ठीक है। सो इसको जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया था पहले, वो यही स्ट्रक्चर है, यही वाला जो नेक्स्ट पेज में हम लोगों ने भी देखा, राइट। तो इसमें अगर आप बेरिलियम के कुछ प्रॉपर्टीज देखो तो प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजेस आए हैं, राइट। कि BH2 में इनिशियली जो हाइब्रिडाइजेशन था वो sp था आपका,
और जब आप इसको Be2H4 बना रहे हो तो बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए? बोलो कोई। sp3 हो जाएगा। कैसे sp3 हो जाएगा यार, तीन ही बॉन्ड दिख रहा है तो। हाँ sp2 होगा ना, यही तो मैं चाह रहा था, sp2। राइट, तो अब इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया है डाइमर बनाने के बाद। और साथ में हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो आपका बेरिलियम हाइड्रोजन और बेरिलियम का बॉन्ड है, ये वाला, इसको हम लोग क्या बोले? जैसे हम लोगों ने B2H6 में इसको हम लोगों ने बोला था कि दिस बॉन्ड इज बनाना बॉन्ड इज थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, तो क्या ये भी थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स है? हाँ या ना? है ना? तो इसमें भी हम लोग ये कह सकते हैं कि दिस इज थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, जिसको हम नॉर्मली ऐसे लिखते हैं, विच इज 3C एंड 2E, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। So we could say one thing, that momentarily six electrons for each beryllium atom is available। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड्स में तो दिख ही रहा है कि बेरिलियम के पास तीन बॉन्ड्स है तो सिक्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। सो टू अचीव ऑक्टेट, बताना है अचीव की स्पेलिंग सही है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैं तो टाइप करता हूँ ना, ऑटो करेक्ट हो जाता है मेरा। टू सो दैट टू अचीव ऑक्टेट it it can further go into polymerization, it can further go into polymerization, ठीक है। ठीक है, इसका एक बार पॉलीमर स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखो, तो जैसे BH4 का ड्रॉ किया था, B2H4 का, अगर ऐसे ही एक्सटेंड करते गए तो कैसा बनेगा, ठीक है, एक बार देखो तो बना करके, फिर मैं बताता हूँ। तो इसके पॉलीमर में क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, इसको कि एक्सटेंड करते रहते हैं इसी तरीके से। तो BH2 का जो पॉलीमर है, BH2 के पॉलीमर को हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, BH2N, राइट। और ये सॉलिड स्टेट में आपको मिलेगा, क्योंकि अब ये बड़ा मॉलिक्यूल हो गया ना। तो इसमें BH2 सिंपली आप ऐसे ही ड्रॉ करते जा सकते हो, BH2 H2 BH2, ठीक है, सो ऑन। और यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकते हैं। एंड सो ऑन, ऐसा चलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देखेंगे कि बेरिलियम का जो बॉन्ड्स बन रहा है ना, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, वो चार बॉन्ड बन रहा है कि नहीं? तो मतलब कि बेरिलियम
जब मोनोमर था, बेरिलियम जब मोनोमर था तो उसका हाइब्रिडाइजेशन था sp, जब डाइमर बन गया तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2, और जब पॉलीमराइजेशन हो गया तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। इसको एक और स्ट्रक्चर जैसा ड्रॉ कर सकते हैं, ये तो मतलब हम लोगों ने एरो एरो दे करके किया ना समझने के लिए। इसका एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, आपके पैकेजेस में दिया होगा, वही B2H6 जैसा स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड इट विल गो ऑन एंड ऑन, ऐसे चलता जाएगा, राइट। तो अभी इस टाइम पे इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया आपका sp3, right, and now we can say कि momentarily the octet of beryllium can be completed। ठीक है, इसी का मिलता जुलता एक और फैमिली मेंबर है which is the compound of a beryllium which is known as BeCl2। बस वही है कि हम लोगों ने हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन को रिप्लेस कर दिया है। तो सिमिलरली ये भी ऐसे ही स्ट्रक्चर जो है वो शो करेगा, या फिर जो भी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखी है सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा कि ये मोनोमर हो सकता है, BeCl2 होल ट्वाइस डाइमर भी हो सकता है, ठीक है, और BeCl2 होल n ये आपका पॉलीमर हो सकता है, ठीक है। They have same structure as of BH2। ठीक है, यहाँ पे एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं क्या है कि जब हम इसका डाइमर देखेंगे तो जो B2H4 में हमारे पास जो ब्रिज बॉन्ड बना था, दैट ब्रिज बॉन्ड वाज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग होगा, और अलग ये होगा कि बेरिलियम ने जब क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, इस बेरिलियम ने भी क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, सिमिलरली यहाँ पे भी बेरिलियम है, एक क्लोरीन नीचे एक क्लोरीन इधर, राइट। तो हाइड्रोजन में क्या होता था कि हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं था, लेकिन क्लोरीन के पास है लोन पेयर। तो क्लोरीन अपना बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बजाय अपना लोन पेयर शेयर कर सकता है, क्योंकि ये लिबर्टी है इसके पास। तो ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू डोनेशन किया जा सकता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा B2Cl4 का, ठीक है। तो इसमें अब जब आप देखोगे, इसमें कंपेयर करके अगर हम देखते हैं कि if we talk about the bridge bonds of BCl-B, राइट, तो इसमें बताओ तो कितना सेंटर कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 सेंटर, चलो हार्ड वाला मैं बता देता हूँ, दिस इज 3 सेंटर। इलेक्ट्रॉन्स आप बताओ। देखो काउंट है, 4 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो यहाँ पे आपके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर वाला हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन आपका ये वाला जो है, दिस इज 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। सिमिलरली आप इसका पॉलीमर का एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखो तो पेन और पेपर में, कि BCl2 होल n,
कैसे ड्रॉ करेंगे? हुआ क्या ड्रॉ? आई गेस आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही, अगर हो गया तो मुझे चैट में मैसेज कर दीजिए ताकि आगे बढ़ते हैं। हो गया ना? चलो ठीक। एक बार आप AlCl3 इसका स्ट्रक्चर बना के देखिए और Al2Cl6 का स्ट्रक्चर एक बार बना के देखिए। वेरी गुड सुप्रतीक। तो इसका बना के देखो AlCl3 और Al2Cl6। हो गया हो तो बताना। वेरी गुड, वेरी गुड संदीप। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का जो आपने ड्रॉ किया होगा, जी सुप्रदीप, ओके देखो करेक्ट है कि नहीं वो देखते हैं। सो जब आपने AlCl3 का ड्रॉ किया होगा तो एल्यूमिनियम और क्लोरीन, क्लोरीन और ये क्लोरीन, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। इसमें एल्यूमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन अगर देखेंगे तो ये sp2 आएगा और एक वैकेंट ऑर्बिटल आएगा
एल्युमिनियम के पास, दिस इज वेकेंट, वेकेंट पी। तो AlCl3 को हम लोग ना लुईस एसिड की तरह भी यूज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस वेकेंट ऑर्बिटल, सो इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और it is used as Lewis acid। ठीक है, ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, फाइन। फिर Al2Cl6 का स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करते हैं तो ये आपका आएगा एल्युमिनियम, क्लोरीन, 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 इधर एल्युमिनियम, क्लोरीन, 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 और यहाँ से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप एल्युमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो sp3 आएगा, और अगर आप बॉन्ड्स के बारे में बात करते हो, जो ब्रिज बॉन्ड है ये आपका हो जाएगा 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन ब्रिज बॉन्ड, ठीक है। तो नॉर्मली जो आपको Al2Cl6 होता है वो इट इज बीइंग फॉर्म्ड बिलो 400 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि अगर आप अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो दैट विल ब्रेक इनटू AlCl3, सो इट इज प्रेजेंट बिलो 400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये आपको मिल सकता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टूट जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं I2Cl6 का, I2Cl6, इसमें भी वही आयोडीन, मैं डिग्री सेल्सियस बोल रहा हूँ तो प्रतीक 400 डिग्री सेल्सियस तो अचीवेबल है ना, माइनस में नहीं लिखा था मैंने, बिलो 400 डिग्री सेल्सियस देख लो एक बार टेम्परेचर के साथ। ओके ठीक, I2Cl6 का क्लोरीन, फिर यहाँ एक क्लोरीन, 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 और यहाँ एक क्लोरीन, फिर ये लोन पेयर डोनेट करेगा वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे, ठीक है। आयोडीन का हाइब्रिडेशन क्या होगा इसमें, sp3, अच्छा, लेकिन आयोडीन का हम लोगों ने लोन पेयर तो कंसिडर किया ही नहीं, हाँ sp3k2, तो आयोडीन का लोन पेयर जो है एक ऊपर और एक नीचे, वही वेस्पर्स थ्योरी से मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए लोन पेयर के बीच में, यहाँ पे नीचे से, ठीक है। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं इसका स्ट्रक्चर के बारे में, राइट। हम लोगों ने P4O6 कर लिया था क्या, बोरैक्स कर लिया था, बोरैक्स, ओके ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं
बॉन्ड एंगल्स के बारे में। बॉन्ड एंगल वर्सेस परसेंटेज एस और परसेंटेज पी कैरेक्टर। ठीक है, तो इसके डिस्कशन के लिए लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स। NH3, PH3, ASH3 and SBH3. फिर H2O, H2S, H2SE और H2TE। इनका जब आप बॉन्ड एंगल्स देखते हैं तो इनके बॉन्ड एंगल्स में आपको ये पता चलेगा कि NH3 इज अराउंड 107 डिग्री, PH3 इज अराउंड 94 डिग्री, ASH3 is around 92 degrees और SBH3 is around 91 degree. Similarly, H2O में भी ये around 104.5 degrees, H2S आपका 92 degrees, this is 91 degree and H2TE is around 90.5 degree. ठीक है, तो मेरा जो रिलेशन मैं निकालना चाहता हूँ वो निकालना चाहता हूँ परसेंटेज एस या परसेंटेज पी कैरेक्टर के लिए फॉर हाइब्रिडाइजेशन अप टू sp3। ठीक है, तो अगर हम लोग एक टेबुलर फॉर्म में अगर बनाते हैं इसको कि हाइब्रिडाइजेशन परसेंटेज एस कैरेक्टर एंड परसेंटेज पी कैरेक्टर। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन अगर sp होता है तो परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होगा 50% और परसेंटेज पी कैरेक्टर कितना होगा ये भी 50%, राइट। और बॉन्ड एंगल भी लिख लेते हैं इसमें 180 डिग्री। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है तो परसेंटेज एस कैरेक्टर इज 33.3%, परसेंटेज पी कैरेक्टर इज 67.7% और इसमें बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। सिक्सटी सिक्स होगा, अच्छा ठीक है, सही बात है, 66 होना चाहिए, 66%। अगर sp3 देखते हैं तो इसका बॉन्ड एंगल हो जाता है 109.5 डिग्रीज के आसपास। इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर है आपका 25% and percentage P character is 75%. Right. So if we see the electronegativity on the basis of the hybridization, then one thing we can say कि जैसे जैसे हम लोग नीचे आ रहे हैं इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिक्रीजिंग एज वी आर मूविंग डाउन, क्योंकि परसेंटेजेस कैरेक्टर अगर डिक्रीज होगा तो इट मींस कि इट विल हैव अ लेस टेंडेंसी टू attract electron towards itself. So electronegativity is nothing but it is a property to attract electron towards itself. So if we have more percentages character, then it will have a high electronegativity, right? Similarly आप percentage p character के बारे में भी बोल सकते हो कि अगर percentage p character
डिक्रीज करता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी जो है वो इंक्रीज करनी चाहिए, नहीं? जैसे देखो परसेंटेज पी कैरेक्टर इंक्रीज करवाते हैं ऊपर से नीचे आते वक्त, राइट? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है। अगर हम लोग एस कैरेक्टर में नीचे आते हैं तो परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर डिक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होता है। तो वी कैन से फ्यू थिंग्स दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिपेंडेंट on percentage S character. So we can say कि electronegativity is directly proportional to percentage S character, and it is inversely proportional to percentage P character, right? Okay. इसका अगर हम लोग एक ऑर्बिटल एनालिसिस कर लें, so we came up with this formula, ठीक है, कि cos theta is equal to S divided by S minus 1, or that is also equals to P minus 1 by P, परसेंटेज P। ये कैसे आया फॉर्मूला, ये इस टेबल से आया है, ठीक है। आप ये देख के रखो रखो कि जैसे मान लो कि परसेंटेज एस कैरेक्टर हमारा 50% है, ठीक है, पहला वाला। तो इसमें जो एस लिखा है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द परसेंटेज एस कैरेक्टर, राइट। तो अगर हम इसमें जैसे फॉर एग्जांपल थीटा इज नथिंग बट थीटा इज बॉन्ड एंगल, S is percentage S character, and P is percentage P character. यहां से हम देखते हैं कि फॉर थीटा इक्वल्स टू 180, ठीक है, तो देखते हैं कि ये सही है कि नहीं है। बार चेक कर दो, कॉस 180, ठीक है। और अगर हम लोग चेक करें परसेंटेज एस कैरेक्टर से, तो फॉर थीटा 180 डिग्री परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होता है हमारे पास, 50% होता है ना, which means 50% मतलब 50/100 which is 0.5, राइट। तो अगर हम इस फॉर्मूले में फिट करते हैं s डिवाइडेड बाई s माइनस 1, तो ये आता है 0.5 डिवाइडेड बाई 0.5 माइनस 1, which is nothing but that is -1। तो यहाँ पे cos 180 डिग्री भी तो -1 आता है, राइट। तो सिमिलरली आप अगर 120 का भी चेक करोगे तब भी 120 का आएगा। एक बार चेक करके देखो आप 120 का आता है कि नहीं। 120 में परसेंटेज एस कैरेक्टर आप लोगे 0.33, और पी कैरेक्टर से अगर चेक करना है तो 0.667 ऐसे देख सकते हो। वहां से आपका कॉस थीटा 120 डिग्री के आसपास जो है वो आना चाहिए, दोनों का वैल्यू एक बार चेक करके देखो आता है कि नहीं। आ रहा है ना, ठीक है। तो इसका मतलब है कि दिस फॉर्मूला इज वैलिड एंड दिस फॉर्मूला इज ट्रू, राइट। ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, राइट। सो ऑन दिस बेसिस ये पढ़ने की क्या जरूरत है हम लोग, राइट, क्यों कर रहे हैं हम लोग ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि we know how to get the structure of a molecule,
और स्ट्रक्चर के बाद हम लोग जो है नॉर्मली बॉन्ड एंगल्स में जाते हैं. बट व्हाट हैपेंस इफ वी डोंट हैव द स्ट्रक्चर एंड वी वांट टू फाइंड आउट कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है. सो इट विल हेल्प अस टू नो कि अगर मुझे बॉन्ड एंगल पता है तो उससे मैं परसेंटेज एस कैरेक्टर परसेंटेज पी कैरेक्टर निकाल करके जो है वापस दोबारा जा सकता हूँ स्ट्रक्चर में. ठीक है, तो इट इज समथिंग लाइक अ मेथड कि यू नो द स्ट्रक्चर देन यू नो बॉन्ड एंगल. हम लोग ये उल्टा भी तो कर सकते हैं कि इफ यू नो द बॉन्ड एंगल देन यू कैन ऑल्सो नो द हाइब्रिडाइजेशन. फाइन. तो अगर बॉन्ड एंगल आपका 90 डिग्रीज के आसपास आता है ना, तो cos थीटा विच इज cos 90 इट इज ऑलमोस्ट व्हाट जीरो. cos 90 इज जीरो. सो दैट रिप्रेजेंट्स कि आपका जो परसेंटेज एस कैरेक्टर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए. राइट. या फिर ये फॉर्मूला दैट दिस फॉर्मूला विल नॉट बी वैलिड अगर 90 डिग्री हो गया. तो क्या होगा अगर cos 90 डिग्री हो गया, तो आपका परसेंटेज पी कैरेक्टर कितना आना चाहिए, 100% मतलब. राइट. सो अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला what we have come across is that कि अगर हमारे पास अगर हम इन 6 मॉलिक्यूल्स की बात करें, राइट, तो इनके लिए ये कहा जाता है कि दे डोंट हैव हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. ठीक है, which means that it does not take part in hybridization, so they have no hybridization. Okay. राइट. इसको हम लोग कहते हैं ड्रैगोज रूल. ठीक है, और ड्रैगोज रूल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर दी 6 मॉलिक्यूल्स. ठीक है, और किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बस इन्हीं के लिए एप्लीकेबल है. ओके, तो इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं व्हाट इज ड्रैगोज रूल. So it states that कि if the central atom is of third period or below, then the lone pair present on the central atom will occupy the pure s orbital. And the bonding takes place with pure p orbital. राइट. तो PH3 ASH3 SBH3 हो
या फिर H2S हो, H2SE हो या H2TE हो, इनमें जो लोन पेयर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, ये आपके प्योर एस में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और बॉन्डिंग जो हो रहा है वो प्योर पी से हो रहा है बॉन्डिंग। ऑलराइट, तो ये जान करके हमें क्या मिला? ये जान करके हमें मिलेगा कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में, इसका एक्सप्लेनेशन आ सकता है ड्रैगोज रूल से, ठीक है, जो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा है वो। जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर सर्टेन मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये लिख लिया तो आगे बढ़ते हैं, बताना अगर लिख लिया हो तो। हो गया ना? ठीक, हाँ ठीक है, वेट करते हैं, और सुप्रतीक को 6 मॉलिक्यूल्स के बारे में दिखाना है। ठीक है, दिखाता हूँ मैं सुप्रतीक, एक बार लिखने दो इसको। ये आपका 6 मॉलिक्यूल्स है, ये वाला। ओके, चलो। सो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास लेट्स से NO2 का स्ट्रक्चर हमें बनाना है, ठीक है। So what we are doing here is कि we are talking about, or we are seeing the discussion about the odd electron species. We are talking about the odd electron molecule. For example, the first one is NO2. इसमें अगर आप देखोगे ध्यान से तो अगर बात करते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कैसे बॉन्डिंग होगा, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक डबल बॉन्ड बना देते हैं, ठीक है, और दूसरे वाले ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसके पास तो एक लोन पेयर होगा, और नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ होगा। तो अब क्या करें, प्रॉब्लम तो अब आ गया कि भाई ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होगा ऑक्सीजन का, राइट। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं ना कि अपने एक इलेक्ट्रॉन को ही अनपेयर रखते हुए मॉलिक्यूल बना लेते हैं, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में अब एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, राइट। और हमारे पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन है इस जगह, राइट। या फिर इसको हम एक और तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उससे, नाइट्रोजन डॉट डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। मैं बस क्या कर रहा हूँ कि मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ना सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, और वही चार्जेस दे देते हैं इसको, नेगेटिव, जिसने लिया उसको नेगेटिव और जिसने दिया उसको पॉजिटिव। और इसके बेसिस पे इसका एक और स्ट्रक्चर बना सकते हैं, मान लो सुरेश ने ये बनाया तो रमेश ये बनाएगा,
सो रमेश रमेश और सुरेश दोनों सही है। ठीक है, दोनों को थोड़ी बोल सकते हैं कि तुम दोनों गलत हो, दोनों सही है। दोनों का ये दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और इनका जो मिक्सचर होगा रेजोनेंस हाइब्रिड बना करके हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। बट एनीवे दैट इज दैट दे आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ NO2। ठीक है, सो द प्रॉपर्टी ऑफ NO2 इज दैट इट इज पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। पैरामैग्नेटिक, राइट। और इसका जब आप बॉन्ड ऑर्डर देखोगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से पता चलेगा हम लोगों को। नहीं, कितना होना चाहिए इसका बॉन्ड ऑर्डर, कोई बता सकता है क्या? हाँ, 1.5। इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आता है। फिर जब हम लोगों ने इसका जब एंगल निकाला ना, बॉन्ड एंगल, एंगल ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो ये बॉन्ड एंगल आया कैलकुलेट करके 132 डिग्री। ठीक है, so it means that now our Vespers theory and valence bond theory is failed, क्योंकि हम अब इसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं बता सकते। हाइब्रिडाइजेशन में क्या काउंट करते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है और टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है। उससे हम लोग देखते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना होगा, एंड करस्पॉन्डिंगली हम लोग उससे हाइब्रिडाइजेशन बता देते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का। लेकिन यहाँ तो अब आपके पास लोन पेयर तो नहीं है, यहाँ पे एक बस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी वजह से हम लोगों को वो फॉर्मूला जो ड्रैगोस रूल वाला फॉर्मूला है ना, उसके बारे में पढ़ना पड़ा। वहां से अब हम लोगों के पास आ जाएगा। अब मैं थीटा 132 रखूंगा, वहां से मैं परसेंटेज एस और परसेंटेज पी कैरेक्टर निकाल करके जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन बोल सकता हूँ। तो यहाँ बॉन्ड एंगल किसके क्लोज है? 120 के क्लोज है ना बॉन्ड एंगल, तो है कि नहीं? तो हाँ, एग्जैक्टली, वेरी गुड, sp2 होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2। ठीक है, और इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ना ये ब्राउन कलर का होगा। NO2 has, और NO2 is a brown color gas। और वी नो की कलर कैसे आएगा। कलर कैसे आता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन रहता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसमें आप एनर्जी दीजिए, वो हायर स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, जब वो लोअर स्टेट में आएगा तो देन इट विल रिलीज सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंड दैट एनर्जी विल कोरस्पॉन्ड टू अ कोरस्पॉन्डिंग या फिर एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी या लैम्डा का होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसका कलर जो है दैट इज पॉसिबल। समन्यु का क्वेश्चन है कि सर कलर कैसे पता चलता है। समन्यु देखो, ये तो मतलब क्या बोले, अब कलर कैसे पता चलता है, देख के ही पता चल सकता है। ठीक है, गिवन द फैक्ट कि आप कलर ब्लाइंड ना हो। ठीक है, वो ये मैं किसी को रेड रेड कलर का रोज दिखाऊं और वो कलर ब्लाइंड और वो बोले कि ब्लू है, तब तो फिर दैट इज अ ह्यूमन एरर। लेकिन नॉर्मली कलर तो देख करके ही पता चलता है। जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं किसी कंपाउंड को ना, और उसको जमा करके जब रखेंगे, तो वो जो भी कलर का आता है वो उसको दिख जाता है। तो बेसिकली हम लोग देखते हैं, मतलब दैट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज नॉट अ केमिकल प्रॉपर्टी। तो आपको देखना पड़ेगा वो कलर क्या है उसका, राइट। और बाकी कोई और तरीका नहीं है। सो अब अगर NO2 आपका पैरामैग्नेटिक है, तो ये पैरामैग्नेटिज्म और ये ब्राउन कलर, ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टी किसकी वजह से आ रहा है?
because of unpaired electron. ओके, सो NO2 की टेंडेंसी होगी ना कि वो डाइमर बना के रखे, क्योंकि इसके पास तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, राइट? तो एवरी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल ट्राई टू पेयर अप, तो इसको जब भी मौका मिलेगा तो ये डाइमर बना देगा. सो NO2 प्लस NO2 ये आपस में मिल करके N2O4 बनाएंगे. ठीक है, N2O4 का अगर हम मैग्नेटिज्म के बारे में बात करें तो ये डायमैग्नेटिक होना चाहिए, क्योंकि एवरी इलेक्ट्रॉन इज नाउ पेयर्ड अप. और ये गैस से अब सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है एंड दिस बिकम्स वाइट सॉलिड. ठीक है, ये N2O4 का स्ट्रक्चर है और N2O4 का ये प्रॉपर्टी है. ठीक है, सिमिलरली सेकेंड टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास है दैट इज Cl2O4. Cl2O4 की बजाय ClO2 देखते हैं, और मैं देखता हूँ ClO2. तो ClO2 में क्या हुआ ना कि इसका जब हमने बॉन्ड एंगल देखा तो इट्स बॉन्ड एंगल केम आउट टू बी 117 डिग्रीज, राइट? तो इससे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन क्या बोले? हाइब्रिडाइजेशन इसका बोल सकते हैं हम लोग sp2, बिकॉज दैट इज क्लोज टू 120 डिग्री, राइट? और इसका स्ट्रक्चर आता है आपका क्लोरीन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन और एक आपका लोन पेयर और एक इलेक्ट्रॉन होगा जो कि अनपेयर्ड होगा. ओके, इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है 3D में, राइट? 3D वैकेंट 3D में. तो नॉर्मली ये क्वेश्चन अराइज होता है कि why ClO2 do not dimerize while NO2 does. नहीं, डबल बॉन्ड नहीं लिख सकते, उसमें गलत हो जाएगा सुप्रतीक, दैट इज द रॉन्ग. इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते. ठीक है, दिस इज रॉन्ग. डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये लोन पेयर और ये एक सिंगल बॉन्ड, ये गलत है. सिमिलरली क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये भी गलत है. इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही होगा. ठीक है, तो the question arises कि why ClO2 do not dimerize while NO2 does. The reason being is that कि unpaired electron of
ClO2 is present in vacant 3D, ठीक है, and thus it delocalize more by which dimerization tendency is very less. और 3D ऑर्बिटल जो है वो थोड़ा दैट इज बिगर इन रिस्पेक्ट टू 2p और 3p, राइट? सो इट विल बी प्रेजेंट मोर आउटसाइड द न्यूक्लियस, मतलब उसका डिस्टेंस ज्यादा होगा न्यूक्लियस से 3D ऑर्बिटल का डिस्टेंस न्यूक्लियस से ज्यादा होगा. तो दैट मीन्स कि द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल हैव सो मच स्पेस दैट इट इज ऑलवेज बी कंटिन्यूअसली डीलोकलाइज, वो हमेशा मूव करता रहेगा उस ऑर्बिटल में. अब डाइमराइजेशन के लिए क्या चाहिए कि डाइमराइजेशन के लिए होना चाहिए कि ऑर्बिटल ऑर्बिटल का मिक्सअप होना चाहिए और मिक्स होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर अप हो जाए. लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन इतना बिजी है इन द मूवमेंट, सो इट कैन नॉट डाइमराइज, राइट? सो इसके लिए इसका डाइमराइजेशन करना इज डिफिकल्ट. ओके, सो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, ठीक है, काफी बार पूछा भी गया है फेस टेस्ट में भी और जेई मेंस और जेई एडवांस में भी. मोस्ट प्रोबेबली जेई मेंस में भी पूछा गया है 2 बार, राइट? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ClO3. थर्ड वन इज ClO3. ClO3 में जो बॉन्ड एंगल आया that has been calculated and it came out to be 109 degrees, राइट? तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, ठीक है. और इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे? Cl डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट? अगर इसका हाइब्रिडेशन sp3 है तो इसका शेप हो जाएगा आपका, या फिर ज्योमेट्री जो होगा वो टेट्राहेड्रल होगा और शेप होगा पिरामिडल शेप. ठीक है. सो नॉर्मली व्हाट हैपेंस दैट कि सिमिलरली इनके पास भी जो है वो एक वेकेंट 3D है और इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दैट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैन डाइमराइज. सो नॉर्मली इट डाइमराइजेस, इसमें डाइमराइजेशन देखा गया है. और सॉरी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका 3D में नहीं है, इसमें नहीं, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, राइट? सो इसीलिए डाइमराइजेशन शो करेगा और डाइमराइजेशन शो करने के बाद 2ClO3 it exists as Cl2O6, या फिर इसको कभी कभी ऐसे भी दिखाते हैं कि ClO2 प्लस एंड ClO4 माइनस. इस फॉर्म में आयनिक बॉन्ड बना करके रहते हैं, ठीक है. इसका एग्जिस्टेंस ऐसा है, ClO3 डाइमर बना के रहेगा Cl2O6 में, और Cl2O6 का जो एग्जिस्टेंस है वो ClO2 और ClO4 के फॉर्म में रहता है, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग which has a single unpaired electron which is CH3 dot, ठीक है. दिस इज नोन एज कार्बन फ्री रेडिकल.
राइट। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो, इसका एंगल 120 डिग्री आया है, तो दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, ट्रायगोनल प्लेनर। और एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट इज CF3 डॉट, और CF3 डॉट में जो बॉन्ड एंगल आया it came out to be 109 degrees. So that's how we know कि इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है is sp3। ठीक है, अब sp3 है तो इसका एक बार स्ट्रक्चर बना के देखो तो कैसा बनेगा, शेप भी बता देते हैं। पिरामिडल शेप होगा, राइट। तो इसमें जो आपका अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होगा, बल्कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होगा। सो C F F F and it has a shape of pyramid। ठीक है, तो ये हमारा जो था वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्स था ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। आई थिंक B3N3H6 भी हो गया हमारा, और बाकी CrO5 भी हो गया, P4O10 भी हो गया, B2H6 भी हो गया, ये सब हो गया। और राइट, चलो, तो ये स्ट्रक्चर्स हमारा एंड यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो बचा हुआ है पार्ट वो हमारा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द आयन आयन इंटरेक्शन, आयन सॉरी नॉट आयन आयन इंटरेक्शन, रादर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। जैसे जैसे सपोज हमारे पास एक NaCl है, राइट, NaCl में कैसा इंटरेक्शन होगा, आयन और आयन के इंटरेक्शन है ना, कि Na प्लस और Cl माइनस दोनों आयन है, और इनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वजह से इनमें आयन आयन इंटरेक्शन है। कुछ एक और इंटरेक्शन होता है विच इज आयन डाइपोल इंटरेक्शन। इट मीन्स जैसे आपका कोई जैसे Na प्लस है, Na प्लस को वाटर मॉलिक्यूल ने सॉल्वेट कर लिया, राइट, कि घेर के रखा है Na प्लस को, तो ऑक्सीजन उसकी तरफ अट्रैक्टेड होगा, वाटर का ऑक्सीजन Na प्लस को अट्रैक्ट करके रखेगा। सो दैट इज आयन डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल में इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि H2O में देयर इज अ परमानेंट डाइपोल, राइट, और Na प्लस में आपका आयन है। फिर एक होता है आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है, कि एक मॉलिक्यूल डाइपोल है, दूसरा मॉलिक्यूल भी डाइपोल है, और उनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। या फिर टाइप नहीं लिख सकते, इसको लिखते हैं कि सिमिलर टू, जो एनसीईआरटी लिखा है वही लिखते हैं, काहे को अपना डालें लैंग्वेज, सिमिलर टू डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। ठीक है, इसमें होता क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में होता है कि
It is a force of attraction between किसके किसके बीच में होगा? हाइड्रोजन attached to नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक है, विथ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। राइट, तो ये आपका स्टेटमेंट जो है एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। बहुत बार यहाँ आपको कंफ्यूजन आएगा, जो कि नॉर्मल सी बात है, आता है। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक टू थिंग्स इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो पहला कंडीशन है कि हाइड्रोजन शुड बी कनेक्टेड विथ आइदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक है, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन कनेक्टेड होना चाहिए, या फिर ऑक्सीजन से हाइड्रोजन कनेक्टेड होना चाहिए, या फिर फ्लोरीन से हाइड्रोजन कनेक्टेड होना चाहिए। ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन ये है कि जो हाइड्रोजन इन तीनों एटम से कनेक्टेड है, उस हाइड्रोजन का अट्रैक्शन नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या फ्लोरीन से हो। ठीक है, जैसे HF, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। कैसे? हाइड्रोजन और फ्लोरीन कनेक्टेड है और एक हाइड्रोजन और फ्लोरीन कनेक्टेड है, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल। राइट, व्हाई? क्योंकि इट इज फॉलोइंग टू स्टेप्स। ठीक है, टू रिक्वायरमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन है वो फ्लोरीन से कनेक्टेड है, और जो हाइड्रोजन फ्लोरीन से कनेक्टेड है वो फ्लोरीन से ही अट्रैक्टेड है। फ्लोरीन से देखो अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली पीछे आना पड़ेगा, पेज खत्म हो गया हमारा। वाओ, कोई बात नहीं। ठीक, तो अगर दूसरा एग्जांपल देखते, जैसे H2O, तो H2O में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। कैसे? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड होगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड होगा। और ये ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड होगा। और ये ऑक्सीजन भी एक हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड होगा। बताता हूँ सुप्रतीक, मैं आता हूँ आपके डाउट। सो टोटल हमारे पास आप देखेंगे तो एक ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, एक ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। राइट, इफ यू एनालाइज दैट
कि वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसमें, वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O में 4. Very good. So we can say that each molecule of H2O has 4 hydrogen bonding. ठीक है, तो यहां पे भी दो कंडीशन फॉलो हो रहा है, हाइड्रोजन कनेक्टेड है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और उसका अट्रैक्शन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ। सुप्रतीक का ये डाउट था कि H2O और O2 का हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है क्या? तो सुप्रतीक हाँ बिल्कुल हो सकता है, आपका H2O का जो हाइड्रोजन है उसका अट्रैक्शन होगा ऑक्सीजन से, O2 के ऑक्सीजन से, बट गिवन द फैक्ट कि दोनों मॉलिक्यूल्स आसपास में, ठीक है, आप थ्योरेटिकली ये बात पॉसिबल करवा सकते हो, मतलब थ्योरेटिकली दिस इज पॉसिबल, बट यू आर टेकिंग वन लिक्विड एंड अदर वन इज योर गैस, O2 इज योर गैस एंड H2O इज लिक्विड, राइट। तो अगर O2 मिक्स होता है आपका वाटर में तो फिर हाँ आप बोल सकते हो कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल, राइट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर जैसे हम लोग आते हैं NH3 में, एक और एग्जाम्पल, NH3, तो नाइट्रोजन में भी वही है कि नाइट्रोजन का लोन पेयर हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये सिमिलर मॉलिक्यूल के साथ फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है। थोड़ा चेन लंबा हो जाएगा इसलिए मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ NH3 जो जिसके साथ मैं दिखाना चाहता हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसको मैं कंप्लीटली ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बाद में गाली मत देना कैसे कैसे ड्रॉ करके, मैं अभी बता देता हूँ। तो ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ, ठीक है, और साथ में ये नाइट्रोजन भी किसी हाइड्रोजन के साथ शो कर रहा होगा। तो इसमें भी वही है कि दो कंडीशंस आपका हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड है और ये नाइट्रोजन के साथ ही अट्रैक्शन शो कर रहा है। हाँ नहीं, ये जरूरी नहीं है कि सिमिलर होना चाहिए, लेकिन हाँ ये होना चाहिए कि नॉफ होना चाहिए दोनों साइड, ठीक है। जैसे मान लो कि लेट्स से हमारे पास HF है और H2O है, ठीक है, हालांकि मतलब HF और H2O का मिक्सचर नहीं बना सकते बिकॉज काफी ज्यादा रिएक्शन हो जाएगा, बट एनीवे थ्योरेटिकली जो हम लोग अभी बोल रहे थे ना, जैसे H2 और O2 के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, HF और H2O के बीच में भी हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ लगा है वो हाइड्रोजन अट्रैक्शन शो करेगा ऑक्सीजन के साथ, या फिर ऑक्सीजन का हाइड्रोजन आपका फ्लोरीन के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल जो मैं बोल रहा हूँ वो स्टेट कर देते हैं, जैसे HF है, ठीक है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन, है ना, तो ये हो सकता है बिल्कुल पॉसिबिलिटी, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही जैसा मॉलिक्यूल है, एक ही जैसा मॉलिक्यूल हम लोग इसीलिए ले रहे हैं ना क्योंकि आप मान लो कि आपने किसी चीज का एक मोल लिया, वाटर का एक मोल लिया या HF का एक मोल लिया, तो उस एक मोल में आप मॉलिक्यूल्स का ऑर्डर देखो कितना ज्यादा होता है, दैट इज द ऑर्डर ऑफ 10⁻23, राइट। तो अगर आपने एक मोल HF लिया है तो you have 6.02 into 10⁻23 such molecules, तो इसलिए नॉर्मली हम लोग जो है सिमिलर मॉलिक्यूल्स के साथ ही दिखाते हैं क्योंकि प्रेजेंट तो रहेगा एकदम झुंड में ना, इसीलिए, ठीक है। सो
let's talk about the types of the hydrogen bonding. There are two types. ठीक है, one is intermolecular and the next is intramolecular. ठीक है, इंटरमोलिकुलर में जैसे हम लोगों ने एग्जांपल अभी देखा है HF या NH3, ये सब एग्जांपल्स हैं. ठीक है, तो इसका मतलब है कि इंटरमोलिकुलर का मतलब है कि दो मॉलिक्यूल के बीच में, राइट, मींस H bonding between molecules. ठीक है, और इंट्रामोलिकुलर का जैसे एक एग्जांपल देते हैं तो दिस इज जैसे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल. ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है. This is phenol. एंड नाइट्रो ग्रुप. तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो इंटरेक्शन है इसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह रहे हैं. ठीक है, दिस इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. एंड फ्रॉम दिस एग्जांपल इट इज क्वाइट क्लियर कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो इसका मतलब है कि विद इन द मॉलिक्यूल होगा, उसी मॉलिक्यूल के अंदर. मतलब ये मॉलिक्यूल खुद में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग में लगा हुआ है, दूसरों से मतलब नहीं है इसको. ठीक है, दुनियादारी छोड़ रखी है इसने, राइट, साधु बन चुका है. सो इसमें इंट्रामोलिकुलर में हम लोग ये लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग within the molecule. ठीक है, सो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इफेक्ट एक इफेक्ट होता है, दैट इज कि it leads to the increase in the boiling point. ठीक है, तो it increases boiling point. और इंट्रामोलिकुलर की वजह से क्या होता है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस. ठीक है, जगह नहीं मेरे पास तो मैं यही लिख रहा हूँ, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस. ठीक है, इसका रीजन क्या है वो देख लेते हैं. देखो, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि द टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैस, राइट. तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए कि लिक्विड में जब था तो उस टाइम पे मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस थे लिक्विड लिक्विड के बीच में, लिक्विड पार्टिकल लिक्विड पार्टिकल, तभी तो लिक्विड था. और गैस जब बनेगा तो देयर शुड बी नो इंटरेक्शन. तो इसका मतलब है कि गैस पार्टिकल्स में इंटरेक्शन नहीं होता है और ये दोनों दूर होते हैं एक दूसरे से. गैस पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होते हैं, देयर इज नो इंटरेक्शन, राइट. तो अल्टीमेटली व्हाट यू नीड टू डू इज कि यू नीड टू ब्रेक द बॉन्ड्स या यू नीड टू ब्रेक द अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स. तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, राइट. तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इंटरेक्शन ज्यादा हो गए तो उसको बॉइल करके गैस में कन्वर्ट करना मुश्किल होगा, तो इसको गैसियस फेज में कन्वर्ट करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसीलिए इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, अब इंट्रामॉलिक्यूलर देखो. इंट्रामॉलिक्यूलर में क्या है कि भाई ये मॉलिक्यूल जो है ये खुद में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग में लगा हुआ है, दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है. तो इसका ये मतलब है कि जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का एक मॉलिक्यूल और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का वही दूसरा मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स ही नहीं है.
क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है नहीं, राइट। तो इसका मतलब है कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है तो इसको लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने में इजी पड़ेगा, दैट्स व्हाई इट्स का बॉइलिंग पॉइंट विल बी लो, राइट। सो ऑन दिस कॉन्सेप्ट there is a question in NCERT that कि boiling point of para nitrophenol is more than orthonitrophenol. Explain. ठीक है, तो ऑब्वियस है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं तो इसकी वजह से होगा। अब पैरानाइट्रोफिनॉल क्या है ये देख लो। ये बात आप समझिए कि अगर बेंजीन रिंग है तो इसमें हम लोग जो है दिस इज अ ट्रिवियल नोमेनक्लेचर, जैसे हम लोग अभी बच्चों का नाम रखते हैं ना कि भाई पहले पहले रखते थे कि भाई अगर बुधवार को जन्म हुआ है किसी बच्चे का तो उसको बुध बोल दिया, ठीक है। या फिर किसी प्लेस में जैसे किसी दूसरे प्लेस में अगर जन्मा है, मान लो कि अंडाल में जन्म लिया है किसी बच्चे ने तो उसको अंडाल टाइप का कोई नाम रख दिया, राइट। तो इसी तरीके से जो हमारे पास नेमिंग था इनिशियली मॉलिक्यूल्स का वो ट्रिवियल नेमिंग होता था। तो ट्रिवियल नेमिंग का मतलब है कि इसमें कोई लॉजिक नहीं है, जो है वो है, जो नाम रख दिया भाई। किसी का नाम अगर अंडाल है तो फिर क्या ही कर सकते हैं, मतलब वो अंडाल में जन्मा होगा, राइट। या फिर जहाँ पे भी जिस दिन में भी जन्मा है, कोई बुध है तो बुध है, राइट। तो इसमें कोई लॉजिक जो है नहीं है। सो नॉर्मली क्या है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो पैरा जो है पोजीशन का नेम है। और अगर आपके पास बेंजीन रिंग है तो दिस इज ओनली वैलिड फॉर बेंजीन रिंग, राइट। कि तो बेंजीन रिंग में अगर कोई ग्रुप प्रेजेंट है, बेंजीन रिंग में अगर कोई ग्रुप लगा है, फंक्शनल ग्रुप मतलब जैसे अल्कोहल लगा हो, राइट। जैसे फिनॉल में अल्कोहल लगा था, OH लगा था, या फिर NH2 लगा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है तो उस फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो पैरा और नाइट्रो, ऑर्थो पैरा और मेटा दिया जाता है नोमेनक्लेचर। तो जो पहला पोजीशन है उसको हम लोग कहते हैं ऑर्थो, ये वाला पोजीशन। जो दूसरा पोजीशन है, दो पोजीशन आ गए ना, ये मेटापोलिक। और जो लास्ट वाला है इसको हम लोग बोलते हैं पैरा। सो यू शुड माइंड दैट कि ऑर्थो, मेटा एंड पैरा आर यूज्ड with respect to the group attached। ऐसे हवा में नहीं बोल देंगे, उस ग्रुप के रेस्पेक्ट में बोलेंगे। और इसी से ये सब काम जो है वो सिर्फ बेंजीन में होगा, ठीक है। नहीं 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 रितम, इसका नाम जो है डाइपोल मोमेंट के हिसाब से, पता नहीं डाइपोल मोमेंट के हिसाब से दिया गया और नहीं दिया गया, आई डोंट नो। जब ये जन्म ले रहा होगा तब मैं थोड़ी था उस टाइम पे। वही मैंने बोला ना, किसी बच्चे का नाम या फिर किसी बंदे का नाम अगर बुद्ध है तो फिर मैं कैसे क्रेडिट करूँ कि वो बुधवार को हुआ है या फिर बुद्ध नाम की जगह पे हुआ है। तो ये सब बताना मतलब इसमें इसके नाम में लॉजिक ढूंढना इट्स निरर्थक, ठीक है। तो इसीलिए कोई फायदा नहीं है। सो आते हैं इसमें, हम क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर है ना आप लोगों को कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल या फिर पैरा नाइट्रोफिनॉल या मेटा नाइट्रोफिनॉल कैसे कह रहे हैं, राइट। ये ग्रुप के रिस्पेक्ट में होगा। नाउ coming back to the question that the boiling point of the para nitrophenol is more than that of the ortho nitrophenol. The reason for that is the intermolecular hydrogen bonding and intramolecular hydrogen bonding. तो अगर आप पैरा नाइट्रोफिनॉल देखो तो ये फिनॉल है, इसको फिनॉल कहते हैं, ठीक है। बेंजीन में OH लगा है तो फिनॉल। इसके पैरा पोजीशन पे अगर नाइट्रो ग्रुप लगाओ तो इसको पैरा नाइट्रोफिनॉल कहते हैं, या फिर पी नाइट्रोफिनॉल भी बोल सकते हैं, फिनॉल, राइट। और अगर फिनॉल मेटा पोजीशन पे है तो इसको मेटा नाइट्रोफिनॉल कहेंगे, मेटा नाइट्रो।
फिनॉल। अगर ऑर्थो में प्रेजेंट है, ठीक है, तो हमारे लिए जो ग्रुप है वो ग्रुप OH ग्रुप है। OH ग्रुप के रेस्पेक्ट में हम लोग इसका नाम रख रहे हैं, इसको ओ नाइट्रोफिनॉल या ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो यहाँ होगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और बाकी दोनों में ना इंटरमोलिकुलर होगा। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ गया है, और इंट्रामोलिकुलर की वजह से ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो गया है। सुप्रतीक पूछ रहा है अगर दोनों ऑर्थो पोजीशन में एक साथ रहा तो व्हाट विल बी द नेमिंग। तो इसमें फिर आप नहीं कर पाओगे, ट्रिवियल नेमिंग नहीं कर पाओगे सुप्रतीक, इसके लिए फिर IUPAC नोमेनक्लेचर ना फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें IUPAC में नंबरिंग करते हैं, देखेंगे हम लोग फेज 2 में, फेज 3 में हम लोगों के पास। ठीक है, राइट, तो ये क्वेश्चन का आंसर क्लियर है कि आपका पैरानाइट्रोफिनॉल या फिर मेटानाइट्रोफिनॉल में जो है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो ये सोच रहे होंगे कि यार पैरानाइट्रो में आ गया या फिर मेटा में नाइट्रो आ गया तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं करा रहे, कराना चाहिए, ऑर्थो में तो करा दिया था। तो द रीजन फॉर दैट इज कि द नंबर ऑफ एटम्स इन द रिंग, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपको एक 6 मेंबर का रिंग बनता हुआ नजर आएगा। अभी यहाँ पे नहीं नजर आ रहा है, अच्छे से ड्रॉ नहीं किया मैंने, अच्छे से करते हैं ड्रॉ। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि इसमें जो आपका रिंग है ना, ये वाला रिंग जो दूसरा वाला रिंग है, ये एक 6 मेंबर का रिंग है, 1 2 3 4 5 6। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि जनरली ऐसा होता है कि जब 6 मेंबर का कभी रिंग बनता है ना